बसंतपुर गांव में हरिया और रामू की जोड़ी मशहूर थी। दोनों का मानना था कि मेहनत तो गधे करते हैं, इंसान को तो बस कोई जुगाड़ मिल जाए। गांव की साक्षरता का हाल ये था कि लोग अखबार का इस्तेमाल केवल पकोड़े रखने के लिए करते थे। एक शाम गांव में एक बहुत बड़ी सजी धजी गाड़ी आई। उसमें से एक आदमी निकला जो सोने की चेन और अंगूठियों से लदा था। उसने अपना नाम बताया, करोड़पति बाबा। बाबा ने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सी मशीन लगाई जिसमें लाल नीली लाइटें जल रही थीं और अंदर से धुक धुक की आवाज आ रही थी। अरे ओ ढोलकपुर वालों, कब तक इस गरीबी की कीचड़ में सड़ते रहोगे? क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारी जेबें हमेशा गर्म रहें? गांव के लोग कामकाज छोड़ उसकी तरफ खिंचे चले आए। रामू और हरिया तो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। अरे बाबा जी, ये कैसी चक्की है? क्या इसमें गेहूं पीसते हैं? अरे मूर्ख, इसमें गेहूं नहीं, गरीबी पीसी जाती है। इसका नाम है लक्ष्मी 2.0। ये दुनिया की इकलौती ऐसी मशीन है जो रद्दी कागज को असली नोट में बदल देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने मेरे कहने पर बनाई है। बाबा ने अपनी जेब से एक कोरा सफेद कागज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए बोला, देखो भाइयों, ये साधारण कागज है। अब देखो लक्ष्मी 2.0 का जादू। उसने कागज को मशीन के एक छेद में डाला। मशीन ने जोर से आवाज की और दूसरे छेद से कड़कड़ाता हुआ 500 का असली नोट बाहर निकला। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अरे बाप रे, ये तो सच में नोट अगल रही है। हो रामू, देख रहा है? हम तो बेकार में दिन भर खेत में हल चलाते हैं, असली हल तो बाबा के पास है। भाइयों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ये मशीन सोने की अकल से चलती है। तुम लोग यहाँ अनपढ़ बन के बैठे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए पैसा हाथ की मैल है। जो मुझे 1000 रुपए का मशीन चार्ज देगा, उसे मैं 5000 के नोट छाप कर दूंगा। बोलो, किसे अमीर बनना है? ये सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच गई। बाबा, मेरे पास घर में 2000 रुपए रखे हैं, क्या वो 10,000 हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे माँ जी, बस श्रद्धा रखो। और नोटों का साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, पर चलेंगे सब असली। इसके बाद सभी जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। हरिया सुन, तू घर जा और अपनी भैंस बेचने के जो पैसे रखे हैं वो ले आ। आज तो हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार बन जाएंगे। हाँ भाई, और वो जो आकाश नाम का लड़का है जो हमेशा पढ़ाई की बातें करता है, उसे दिखा देंगे कि बिना किताब छुए भी नोट कैसे छापे जाते हैं। उसे तो लक्ष्मी 2.0 का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा। गांव की औरतें भी पीछे नहीं थीं। अरे सुन रही है छोटी की माँ, मैंने सुना है जो महिला इस मशीन में अपना सिंदूर और 100 रुपए डालती है, उसका पति उसकी सारी बातें मानने लगता है और पैसे भी डबल हो जाते हैं। सच में काकी? फिर तो मैं घर के सारे पैसे ले आती हूँ। वैसे भी बैंक जाने में तो फॉर्म भरना पड़ता है, यहाँ तो बस बटन दबाना है। बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि बसंतपुर के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी नासमझी और जल्द अमीर बनने का लालच है। उसने अपनी डायरी निकाली और लोगों के नाम और पैसे लिखना शुरू कर दिया, जबकि असलियत में वो केवल गोल गोल घेरे बना रहा था, क्योंकि उसे भी ठीक से लिखना नहीं आता था। अगले दिन बाबा ने एक घोषणा की। रात के 12 बजे जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तब ये मशीन अपनी पूरी शक्ति से चलेगी। जिसके पास जितने पैसे हैं वो पोटली में बांधकर यहाँ ले आए। कल सुबह तक पूरा गांव लखपति होगा और मैं अपनी गाड़ी लेकर दूसरे गरीब गांव की मदद करने निकल जाऊंगा। गांव वालों को लगा जैसे भगवान खुद उनके द्वार पर नोटों की बारिश करने आए हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर बाबा के पास नोट छापने वाली मशीन है तो वो दूसरों से पैसे क्यों मांग रहा है। बाबा, एक बात बताओ, अगर मैं इसमें अपनी पत्नी का 1000 का पुराना हार डाल दूं, तो क्या वो सोने का बिस्किट बन जाएगा? बेटा, ये मशीन केवल कागज नहीं, किस्मत बदलती है। हार डालोगे तो हार मिलेगा, पैसा डालोगे तो पैसा। बस श्रद्धा होनी चाहिए और थोड़ा मशीनी खर्चा। तभी आकाश भीड़ को चीरते हुए आगे आया। अरे बाबा जी, जरा हमें भी तो समझाइए, ये कौन सा विज्ञान है जो कागज को नोट बना रहा है? आरबीआई को पता चला तो वो तो बैंक बंद कर देगी। बच्चे, तूने किताबें पढ़ी होगी, मैंने दुनिया पढ़ी है। ये मंत्र शक्ति से चलने वाली डिजिटल मशीन है।
तू जाकर स्कूल में मास्टर की छड़ी खा, यहां अमीरों की बातें मत कर। आकाश, तू चुप रह। जब हमें इंग्लिश वाले सर ने घोलकर पिलाया था तब भी तूने ऐसे ही बकबक की थी। तू तो चाहता ही नहीं कि हम लोग बड़े आदमी बने और अपनी बीवियों को रेशमी साड़ियां दिलाएं। काका, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर इसके पास ऐसी मशीन होती तो ये यहां धूल नहीं फांक रहा होता। ये आपसे सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे लूट रहा है। जा जा, तू अपनी पढ़ाई अपने पास रख। बाबा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो अकल का दुश्मन है। सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं पैसा जमा करने। रात के 12 बज चुके थे। पूरा बसंतपुर गांव बरगद के उस पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा था। हर किसी के हाथ में एक छोटी या बड़ी पोटली थी जिसमें उनकी जीवन भर की कमाई थी। करोड़पति बाबा एक ऊंचे आसन पर बैठा था और मशीन से नीली लाइटें और भी तेज निकल रही थीं। सावधान, लक्ष्मी जी आने वाली हैं। अपनी अपनी पोटलियां इस मशीन के सामने रखे बड़े संदूक में डाल दो। याद रखना, जो जितना ज्यादा डालेगा उसे उतना ही बोनस मिलेगा। बाबा, ये लो मेरी भैंस बेचने के 15,000 रुपए। बस सुबह तक इन्हें 50,000 कर देना, मुझे नया ट्रैक्टर लेना है। और बाबा, ये मेरी पत्नी के सोने के झुमके और 5,000 नगद। उसने मना किया था, पर मैंने कहा कि कल तो हम सोने की खान के मालिक होंगे। धीरे धीरे संदूक नोटों और गहनों से भर गया। बाबा ने संदूक पर एक काला कपड़ा डाला और बुदबुदाने लगा। चिंग चांग चूं, नोट हो जा दुगना तिगुना चौगुना। तभी अंधेरे से निकलकर आकाश वहां आया। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक अखबार था। रुक जाओ भाइयों, मत फंसो इस जाल में। मैंने शहर के थाने में फोन किया था। ये आदमी कोई बाबा नहीं है, ये एक भगोड़ा अपराधी है जो नकली मशीन दिखाकर गांवों को लूटता। अरे, इस लड़के को यहां से भगाओ, ये अपशकुन कर रहा है। अगर लक्ष्मी जी रूठ गईं तो तुम्हारे नोट कागज के टुकड़े बन जाएंगे। आकाश, तू फिर आ गया? तुझे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही? अगर तूने एक शब्द और बोला तो हम तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। बाबा जी, आप अपना काम जारी रखिए, इस कल के छोकरे की बातों में मत आइए। आकाश ने बहुत समझाया, पर लालच ने सबकी अकल पर पत्थर डाल दिए थे। लोगों ने आकाश को धक्का देकर वहां से भगा दिया। भाइयों, ध्यान से सुनो। हर 500 पर 2,000 मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। जो शक करेगा उसका पैसा मिट्टी बन जाएगा। नहीं बाबा, हम शक नहीं करेंगे, हम तो अंधे होकर आप पर विश्वास करते हैं। रामू ने तो अपनी जमीन के कागजात भी रख दिए। ये लीजिए बाबा, अब अगली बार जब आप आएंगे तो मैं अपनी खुद की कार में आपसे मिलने आऊंगा। बेटा, तू कार क्या, तू तो हवाई जहाज खरीदेगा। बस अब सब घर जाओ और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहां मत आना, वरना लक्ष्मी वापस लौट जाएंगी। पूरे गांव को रात भर नींद नहीं आई। सब सपने देख रहे थे। रामू सोच रहा था कि वो अब शहर में बंगला लेगा और हरिया सोच रहा था कि वो अब सोने की थाली में खाना खाएगा। सुबह पूरा गांव नहा धोकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, लेकिन वहां न गाड़ी थी, न बाबा और न ही वो चमचमाती मशीन। बस वो लकड़ी का बक्सा रखा था। देखो, बाबा तो चले गए, शायद वो अंतर्यामी थे। चलो बक्सा खोलते हैं। रामू ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, सबकी होश उड़ गए। संदूक के अंदर नोटों की जगह पत्थर, ईंटें और सूखे पत्ते भरे थे। सबसे ऊपर एक सफेद कागज रखा था। तभी आकाश वहां पहुंचा और उसने वो कागज उठाया। काका, इस पर क्या लिखा है, सुनना चाहोगे? पढ़ दे भाई, अब तो लूट गए हम। प्रिय बसंतपुर वासियों, पढ़ने लिखने की बड़ी अहमियत है। अगर पढ़ लेते तो पता चलता कि नोट मशीन में नहीं, बैंक में छपते हैं। अगली बार फिर आऊंगा जब आप लोग थोड़े और पैसे जमा कर लेंगे। सादर, आपका अपना करोड़पति बाप। पूरे गांव में मातम छा गया। हरिया अपना माथा पीट रहा था और रामू अपनी पत्नी के गुस्से के बारे में सोचकर कांप रहा था। काका, दुखी होने से अब कुछ नहीं बदलेगा। उस ठग ने आपकी अनपढ़ता का फायदा उठाया। अगर आप पढ़ना जानते तो उस मशीन के पीछे छिपे तार देख लेते। अगर आप हिसाब जानते तो समझ जाते कि कोई मुफ्त में पैसे नहीं बांटता।
बेटा, आज हमें समझ आया कि अक्ल सबसे बड़ी दौलत है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी थी रानी अनन्या। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। हाँ मंत्री जी, क्या हमारे राज्य के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है? महाराज, आपकी कृपा से राज्य में सब सुखी हैं। खेतों में अच्छी फसल हो रही है और बाजारों में भी रौनक है। तभी रानी अनन्या मुस्कुराकर बोली, महाराज, लेकिन हमें गरीब लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। कल मैंने गांव में कुछ ऐसे परिवार देखे जिनके पास खाने को भी मुश्किल से था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं रानी साहिबा। मंत्री जी, तुरंत आदेश दीजिए कि उन गरीब परिवारों को महल से अनाज दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। दरबार में बैठे लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। हमारी रानी सच में बहुत दयालु है। हाँ, इसी वजह से तो पूरा राज्य उन्हें माँ की तरह मानता है। लेकिन उसी समय महल के एक कोने में खड़ा राजवैद्य चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे से खुद से बोला, बहुत दयालु हो तुम रानी अनन्या, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। रात को रानी अनन्या बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थीं। तभी पीछे से राजा आते हैं। क्या सोच रही हैं रानी साहिबा? महाराज, कभी कभी मुझे लगता है कि इस महल में कोई रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य? कैसा रहस्य? कई बार रात में मुझे ऐसा लगता है जैसे महल के किसी हिस्से से किसी के रोने की आवाज आती है। ये कैसे हो सकता है महारानी? महल के हर कोने में कड़े पहरेदार तैनात हैं। बिना हमारी अनुमति के कोई परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता महाराज, मैं खुद समझ नहीं पा रही कि ये मेरा भ्रम है या कोई सच्चाई। लेकिन जरूर इस महल में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। महारानी, आप व्यर्थ में अपने मन को भय से भर रही हैं। फिर भी अगर आपके मन की शांति नहीं मिल रही तो कल सुबह होते ही मैं पूरे महल की गहराई से जांच करवाऊंगा। लेकिन उसी समय महल के सबसे पुराने हिस्से के एक अंधेरे, बंद और भूले हुए कमरे में, जहां सालों से कोई कदम नहीं पड़ा था, वहां खड़े थे राजवैद्य सोमदेव और उसकी बेटी चंद्रा। उनके सामने रखा था एक विशाल जादुई आईना। सोमदेव धीरे धीरे गहरी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। अचानक आईना तेज रोशनी से चमकने लगता है और आईने के अंदर से एक भयानक गूंजती हुई आवाज निकलती है। कौन है जो अंधकार को पुकारने का साहस कर रहा है? क्या तुम जानते हो कि जिस शक्ति को तुम जगाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें भी निगल सकती है? हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने सालों तक इस महल की सेवा की, लेकिन बदले में हमें सिर्फ अपमान और उपेक्षा मिली। अब समय आ गया है कि हम अपनी किस्मत खुद लिखें। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सूर्यगढ़ की रानी बनना है। मैं रानी अनन्या की जगह लेना चाहती हूँ। उसकी पहचान, उसका स्थान, उसका सिंहासन, सब कुछ अब मेरा होगा। अगर तुम उसकी जगह लेना चाहती हो तो तुम्हें उसकी आत्मा को इस आईने में कैद करना होगा। याद रखना, ये कोई साधारण कैद नहीं होगी। वो हमेशा के लिए अंधकार में भटकती रहेगी। अगर यही कीमत है तो हम ये कीमत खुशी खुशी चुकाएंगे, क्योंकि सत्ता हर त्याग से बड़ी होती है। तो तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंधकार अब शुरू होता है। आईना धीरे धीरे शांत हो जाता है और कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। कुछ दिनों बाद रानी अनन्या अपने कक्ष में बैठी थी, लेकिन आज उनका मन और भी अशांत था। तभी महारानी, मैं राजवैद्य सोमदेव हूँ। अंदर आइए। सोमदेव अंदर आता है और उसके पीछे चंद्रा खड़ी होती है। आज चंद्रा भी तुम्हारे साथ आई है। लगता है अब ये भी तुम्हारी तरह विद्या में निपुण हो रही है। जी महारानी, अब ये केवल मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी शिष्या भी है। मैं इसे हर वो ज्ञान दे रहा हूँ जो एक श्रेष्ठ वैद्य के पास होना चाहिए। महारानी, हमने आपके लिए एक विशेष औषधि तैयार की है। ये साधारण औषधि नहीं है,
ये आपके मन को शांति देगी और आपके भीतर की हर कमजोरी को समाप्त कर देगी। रानी बिना शक किए औषधि ले लेती हैं। जैसे ही वो उसे पीती हैं, कुछ ही क्षणों में उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? मेरे शरीर में ये अजीब सी कमजोरी क्यों फैल रही है? कैसा लग रहा है महारानी? ये कैसी औषधि है? तुमने इसमें क्या मिलाया है? ये औषधि नहीं है महारानी, ये हमारी योजना का पहला कदम है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। जिसे मैंने अपने विश्वास के सबसे करीब रखा, वही आज मेरे खिलाफ खड़ा है। हाँ महारानी, क्योंकि अब ये राज्य आपका नहीं, हमारा होगा। और आज के बाद लोग आपको नहीं, बल्कि मुझे इस राज्य की रानी के रूप में जानेंगे। फिर जैसे ही चंद्रा ने जादुई आईना निकला, पूरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। चंद्रा, ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसा आईना है जो अचानक चमकने लगा है? और तुम इस तरह अजीब मंत्र क्यों पढ़ रही हो? महारानी, अब सच जानने का समय आ गया है। आज तक आप हमें सिर्फ अपने सेवक समझती रहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि हम दोनों कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। चंद्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और सोमदेव, तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें भी पता है ये सब क्या कर रही है? महारानी, इतने सालों तक मैंने आपकी और पूरे राज परिवार की सेवा की है। दिन रात औषधियां बनाई, आपकी बीमारी ठीक की, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि एक वैद्य के दिल में भी कोई सपना हो सकता है। सोमदेव, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ महारानी कि अब समय आ गया है जब ये राज्य उन लोगों का होगा जिन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है। और आज से सूर्यगढ़ पर राज करने वाले लोग बदलने वाले हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये राज्य राजा वीरेंद्र का है और रहेगा। तुम दोनों कभी भी इस राज्य पर राज नहीं कर सकते। महारानी, आप अभी भी ये नहीं समझ रही कि खेल खत्म हो चुका है। मैंने सालों तक तांत्रिक विद्या सीखी है सिर्फ इसी दिन के लिए। आज इस जादुई आईने की शक्ति से मैं आपको इस दुनिया से गायब कर दूंगी। रानी एक कदम पीछे हटती है। चंद्रा, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो राजा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पूरे राज्य की सेना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। महारानी, यही तो सबसे मजेदार बात है। जब तक किसी को सच्चाई पता चलेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर उसने आईना उठाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। आईने से तेज नीली रोशनी निकलने लगी और कुछ ही पलों में रानी अनन्या उस जादुई आईने में कैद हो गईं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। चंद्रा, क्या सच में सब खत्म हो गया? हाँ पिताजी, अब असली रानी हमेशा के लिए इस आईने के अंदर कैद हो चुकी है। अब इस राज्य की नई रानी बनने का समय आ गया है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एक और मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो बिल्कुल रानी अनन्या जैसी दिखने लगी। अविश्वसनीय! अब तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि तुम असली रानी नहीं हो। और यही तो हमारी जीत है पिताजी। अब सूर्यगढ़ का पूरा राज्य हमारे कदमों में होगा। अगली सुबह राज दरबार लगा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री, सैनिक और राज्य के कई लोग भी वहां मौजूद थे। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और रानी अनन्या अंदर आती हैं। असल में वो चंद्रा थी जो जादू से रानी का रूप लेकर आई थी। आइए रानी साहिबा, आज आप देर से आए। सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्षमा कीजिए महाराज, आज सुबह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। इतने में राज्य वैद्य सोमदेव भी आगे आता है। महाराज, मौसम बदलने की वजह से महारानी को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। मैंने उन्हें औषधि दे दी है। कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रानी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें आराम करना चाहिए। दरबार के काम बाद में भी हो सकते हैं। नहीं महाराज, राज्य के काम सबसे जरूरी होते हैं। अगर हम ही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे तो प्रजा को कौन संभालेगा? यही वजह है कि पूरा राज्य आपको इतना मानता है महारानी। आपका दिल
हमेशा अपनी प्रजा के लिए धड़कता है। लेकिन तभी एक गरीब किसान दरबार में आता है। महाराज, हमारी मदद कीजिए। इस बार हमारे गांव में भयानक तूफान आया था। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अगर इस साल कर माफ नहीं किया गया तो हमारे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। राजा कुछ सोचने ही वाले थे कि अचानक चंद्रा तेज आवाज में बोली, नहीं, कर माफ नहीं किया जाएगा। पूरा दरबार चौंक जाता है। राजा भी हैरान होकर रानी की तरफ देखते हैं। रानी, क्या आपने ठीक से सुना? इनकी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे समय में राज्य हमेशा अपने लोगों की मदद करता है। महाराज, अगर हम हर बार किसी की परेशानी देखकर कर माफ करते रहेंगे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। फिर सेना का खर्च कौन उठाएगा? महल के काम कैसे चलेंगे? महारानी, हम गरीब लोग हैं। हमारे बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अगर कर देना पड़ा तो हमें अपना घर तक बेच देना पड़ेगा। राजा किसान को देखकर दुखी हो जाते हैं। रानी, मुझे लगता है इस बार हमें इनकी मदद करनी चाहिए। महाराज, अगर आज हम एक गांव का कर माफ करेंगे तो कल पूरे राज्य के लोग यही मांग लेकर आ जाएंगे। तब क्या करेंगे आप? दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा कुछ पल चुप रहते हैं। तुम अभी अपने गांव लौट जाओ। हम इस बारे में बाद में फैसला करेंगे। किसान दुखी होकर चला जाता है, लेकिन राजा के मन में पहली बार थोड़ा शक पैदा हो जाता है। दरबार खत्म होने के बाद राजा वीरेंद्र अपने बगीचे में खड़े गहरी सोच में डूबे हुए थे। अजीब बात है, रानी हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थीं। लेकिन आज उन्होंने उस किसान की बात सुने बिना ही उसे मना कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी रानी यानी चंद्रा वहां आती है। महाराज, आप अभी भी उसी किसान के बारे में सोच रहे हैं क्या? दरबार के फैसले कभी कभी कठोर होते हैं, लेकिन राज्य चलाने के लिए जरूरी भी होते हैं। रानी, मुझे पता है कि कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आज आपने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश ही नहीं की। महाराज, अगर हम हर बार दया दिखाते रहेंगे तो लोग हमारी कमजोरी समझने लगेंगे। कभी कभी राज्य की भलाई के लिए दिल को थोड़ा कठोर बनाना पड़ता है। राजा कुछ पल चुप रहे। शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज आप पहले जैसी नहीं रही। समय के साथ इंसान बदल जाता है महाराज। शायद मैं भी अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गई हूँ। राजा कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में शक अभी भी बना रहता है। महल के एक गुप्त कमरे में सोमदेव और चंद्रा खड़े थे। कमरे के बीचों बीच वही जादुई आईना रखा था। आईने के अंदर असली रानी अनन्या कैद थी। चंद्रा, तुम चाहे जितनी चालाकी कर लो, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। उस दिन तुम्हें अपने इस विश्वासघात की सजा मिलेगी। महारानी, अब ये बातें किसी काम की नहीं है। जब तक आप इस आईने में कैद हैं, तब तक कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा। और बहुत जल्द पूरा राज्य हमारी मुट्ठी में होगा। राज्य छल और जादू से नहीं चलता। एक दिन तुम्हारी ये साजिश जरूर टूटेगी। उस दिन के आने का इंतजार करती रहिए महारानी, क्योंकि अब सूर्यगर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। पिताजी, अब हमें जल्दी ही राजा को भी अपने जादू के प्रभाव में लेना होगा, तभी हमारा राज पूरी तरह सुरक्षित होगा। लेकिन उसी समय महल के बाहर खड़े राजा वीरेंद्र को अंदर से आती कुछ आवाजें सुनाई देने लगी थी। राजा धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि महल में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ। राजा वीरेंद्र उस गुप्त कमरे के पास पहुंचे ही थे कि अंदर से चंद्रा और सोमदेव की आवाजें सुनाई देने लगी। पिताजी, अब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। असली रानी इस जादुई आईने में कैद है और पूरे राज्य को लगता है कि मैं ही रानी अनन्या हूँ। अब बस एक काम बाकी है, राजा को पूरी तरह अपने वश में करना। लेकिन अगर राजा को सच्चाई पता चल गई तो? उन्हें कभी कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ रानी का रूप नहीं बल्कि उनका भरोसा भी बन चुकी हूँ। ये सब सुनकर राजा के मन में तूफान सा उठने लगा। राजा मन ही मन बोले, तो ये सच्चाई है, मेरी असली रानी इस आईने में कैद है। लेकिन राजा समझदार थे। उन्होंने तुरंत अंदर जाने की बजाय चुपचाप वहां से लौटने का फैसला किया।
अगर मैं अभी अंदर चला गया तो ये दोनों सतर्क हो जाएंगे। मुझे पहले एक मजबूत योजना बनानी होगी। अगली सुबह राजा अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभद्र को बुलाते हैं। आज्ञा दीजिए महाराज, आपने मुझे इस समय बुलाया, अवश्य कोई गंभीर बात होगी। वीरभद्र, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक राज नहीं बल्कि पूरे राज्य की किस्मत से जुड़ा हुआ सच है। अगर ये बात महल में किसी और तक पहुंच गई तो न सिर्फ हमारा परिवार बल्कि पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। आपका हर आदेश मेरे लिए धर्म के समान है। चाहे जान भी चली जाए, ये रहस्य मेरी जुबान से बाहर नहीं जाएगा। राजा धीरे धीरे पूरी बात बताते हैं। चंद्रा, जादुई आईना और रानी अनन्या के कैद होने की सच्चाई। ये सुनकर वीरभद्र की आंखें फैल जाती हैं। महाराज, ये तो अत्यंत भयानक साजिश है। मैंने सोचा भी नहीं था कि महल के अंदर ही कोई इतनी बड़ी धोखेबाजी कर सकता है। हमें तुरंत उस जादूगरनी को पकड़ लेना चाहिए, इससे पहले कि वो और कोई अनर्थ कर दे। नहीं वीरभद्र, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। चंद्रा साधारण लड़की नहीं है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका अंदाजा भी हमें पूरी तरह नहीं है। अगर हमने बिना सोचे समझे कदम उठाया तो वो अपने जादू से सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तो फिर आपका क्या आदेश है महाराज? हम हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। हर पल रानी खतरे में है। यही तो समस्या है वीरभद्र। हमें ऐसा रास्ता चुनना होगा जिसमें खतरा भी कम हो और सच्चाई भी सामने आए। अगर हम सीधे जाकर चंद्रा को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल करेगी। हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो खुद उस जादुई आईने का उपयोग करने पर मजबूर हो जाए। महाराज, वो आईना तभी इस्तेमाल करेगी जब उसे लगेगा कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है या कोई ऐसा खतरा जिससे उसका राज खुल सकता है। बिल्कुल वीरभद्र, यही तो हमें करना है। हमें उसे डराना होगा, लेकिन बिना सामने आए। उसे ऐसा लगे कि कोई उसकी सच्चाई तक पहुंच चुका है। लेकिन महाराज, ऐसी कौन सी बात फैलाई जाए जिससे वो सच में घबरा जाए? तुम पूरे महल में यह खबर फैला दो कि राजमहल के पास वाले मंदिर में एक महात्मा आए हैं और वो खुलेआम कह रहे हैं कि इस महल में एक बहुत बड़ी बुरी शक्ति छिपी हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उस शक्ति को जल्द मुक्त नहीं किया गया तो पूरा राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा। महाराज, अगर चंद्रा को जरा सा भी शक हुआ कि कोई उसका राज जान गया है तो वो जरूर घबरा जाएगी और कुछ न कुछ कदम उठाएगी। हाँ, और उसी घबराहट में वो उस जादुई आईने का उपयोग करेगी और वही हमारी जीत का मौका होगा। धीरे धीरे ये खबर महल में आग की तरह फैल जाती है। एक महात्मा ने कहा है, महल में एक कैद आत्मा है जिसे जल्द मुक्त करना होगा, नहीं तो पूरा राज्य भयानक संकट में पड़ जाएगा। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि कल वो महात्मा महल आने वाले हैं। ये सुनते ही चंद्रा का चेहरा उतर जाता है। वो घबराकर सोमदेव के पास जाती है। पिताजी, ये साधारण बात नहीं है। वो महात्मा जरूर हमारे जादू के बारे में कुछ जान गया है, वरना वो ऐसा कैसे कह सकता है? चंद्रा, मुझे भी यही डर सता रहा है। अगर उसने सच में कुछ जान लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमें कुछ करना होगा, और वो भी तुरंत। अगर उस आत्मा को कुछ समय के लिए आईने से बाहर निकाल दिया जाए तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक है चंद्रा। अगर वो आत्मा पूरी तरह आजाद हो गई तो हम उसे दोबारा काबू नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो महात्मा सबके सामने सच्चाई खोल देगा और तब हमारा अंत निश्चित है। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। चंद्रा तेजी से गुप्त कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे में पहुंचकर वो जादुई आईने के सामने खड़ी हो जाती है। हे शक्तियों, मेरी सहायता करो, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। वो मंत्र पढ़ने लगती है। आईना धीरे धीरे चमकने लगता है। फिर अचानक उसकी रोशनी तेज हो जाती है। कमरे में ठंडी हवा घूमने लगती है और धीरे धीरे असली रानी अनन्या
आईने से बाहर आने लगती हैं। लेकिन चंद्रा को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महात्मा से वो डर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र की ही एक चाल थी। और उसी समय गुप्त कमरे के बाहर अंधेरे में राजा और सेनापति वीरभद्र छिपकर सब कुछ देख रहे थे। वीरभद्र, अब वो क्षण आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। आज सच्चाई खुद अपने कदमों से बाहर आई है। महाराज, बस एक आदेश दीजिए और ये साजिश यहीं समाप्त कर दूं। नहीं, अभी नहीं। उसे पूरी तरह सच सामने लाने दो। ताकत कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिलती चंद्रा। तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। अंजाम तो आपका होना था, लेकिन अफसोस अभी आपको सिर्फ कुछ देर के लिए बाहर लाया गया है। चंद्रा, जल्दी करो। ज्यादा समय तक इन्हें बाहर रखना सुरक्षित नहीं है। हाँ, जैसे ही वो महात्मा महल से चला जाएगा, मैं इन्हें फिर से आईने में कैद कर दूंगी, और हमेशा के लिए ही। तभी राजा की आवाज गूंज उठती है। बस, बहुत हो चुका ये खेल। महाराज, आप यहाँ? हाँ राज्यवैद, मैं यहाँ हूं। और आज तुम्हारा हर झूठ, हर साजिश सबके सामने आने वाला है। महाराज का आदेश हो तो अभी इसी समय इस विश्वासघात का अंत कर दूं। नहीं वीरभद्र, आज तलवार से नहीं, सच से न्याय होगा। सोमदेव, मैंने तुम्हें सिर्फ एक वैद्य नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा माना। तुम्हें सम्मान दिया, भरोसा दिया, और तुमने उसी भरोसे को धोखे में बदल दिया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने तो जानबूझकर अपने राजा, अपनी रानी और पूरे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। बस भी कीजिए महाराज, आपको अभी भी समझ नहीं आया? मैं यहाँ किसी की बेटी बनकर नहीं आई थी, मैं इस राज्य की रानी बनने आई थी। रानी बनने के लिए दिल चाहिए चंद्रा, और तुम्हारे पास सिर्फ लालच है, इंसानियत नहीं। चुप रहो। अगर ये आईना ना होता तो आज ये सिंहासन मेरा होता। चंद्रा अचानक मंत्र पढ़ने लगती है। अगर मैं नहीं जीत सकती तो कोई भी नहीं जीतेगा। आईना फिर से तेज चमकने लगता है। महाराज, ये कुछ बड़ा करने वाली है। सैनिकों, तुरंत अंदर आओ। सैनिक दौड़ते हुए अंदर आते हैं। वीरभद्र तेजी से आगे बढ़कर चंद्रा का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम्हारा जादू खत्म। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन सैनिक उसे कसकर पकड़ लेते हैं। आईने की रोशनी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इन दोनों को तुरंत बंदी बना लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक सोमदेव और चंद्रा को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगी और सब कुछ मेरा होगा। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती चंद्रा, और तुम्हारा अंत आज से ही शुरू हो चुका है। महाराज, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन जरूर आएंगे। रानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इस कष्ट से बचा नहीं पाया। नहीं महाराज, सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर कठिन समय में भी टूटता नहीं, और आज आपने ये साबित कर दिया। अब कोई आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। और उसी पल सूर्यगढ़ के महल में फिर से शांति लौट आती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल माधव टून्स को सब्सक्राइब करें।